Hello everyone, welcome to ROPE 2026 रिवीजन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स पावर्ड बाई वर्धम एजुकेशन, जो कि खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड की क्लास 10 की बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिन बच्चों को लगता है कि अभी टाइम निकल चुका है, अब 2 या 3 महीने के अंदर 10th बोर्ड की पढ़ाई को कैसे कवर किया जाए, वो यूट्यूब पर वन शॉट देखते हैं। तो ईवर्धम टीम आपको लेकर आई है इंडिया का आज तक का सबसे बेस्ट रिवीजन प्लान, रोप रिवीजन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। आपको करना क्या है बेटे, बस इस चैनल पर कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है और अपने दोस्त, रिलेटिव, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो क्लास 10 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बेस्ट रिवीजन प्लान का आपका यूट्यूब लिंक, अपना ऐप लिंक उनको शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसका रिवीजन प्लान का प्रॉफिट उठा पाएँ। मैं एसके शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स कोच, आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से। हमारा 6 लेक्चर इसके अंदर कंप्लीट हो चुके थे। आज 7वां लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ये इसका आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो 8वां लेक्चर लेंगे उसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लाइन टू लाइन यहाँ पर हम क्लियर करेंगे बेटे, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में कवर करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, हीटिंग इफेक्ट के कॉजेज क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पावर और हीट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस वाले पोर्शन में से पक्का आपकी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो देखें, पहला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका कारण बताइए कि हीटिंग इफेक्ट क्या क्या कारण है, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखनी है। When an electric current flows through any conducting wire, the conductor becomes warm। जैसे ही करंट किसी वायर में से फ्लो करती है, वायर क्या हो जाता है बेटे, आपका गर्म हो जाता है। And the temperature around the conductor rises. This phenomena is called as heating effect of the electric current। जैसे मान लेते हैं कोई भी वायर है, मान लेते हैं ये आपका कंडक्टिंग वायर होता था। कंडक्टिंग वायर के एंड्स के अक्रॉस जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये बैटरी लगाएंगे नहीं तब तक करंट फ्लो नहीं होती थी। इस टाइप से जैसे बैटरी लगाते हैं, ये प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो करंट किधर से जाते हैं बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आई करंट फ्लो करती थी। इधर करंट फ्लो करती थी इस वायर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर जाते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट जाते हैं? ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडम मोशन करते हुए इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखें, जैसे ही किसी वायर में करंट जाएगी तो ये वायर क्या देखा गया, वायर का जब टेम्परेचर देखा गया थर्मामीटर से तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इस वायर का टेम्परेचर क्यों बढ़ा, यही आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसका मेन कॉज क्या है वो समझते हैं बेटे। देखें, टॉपिक है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटे। तो अगर हीटिंग इफेक्ट को समझना है तो हमें कंडक्टिंग वायर के अंदर घुसना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे देखें बेटे, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा जूम कर लेते हैं वायर को बेटे इस टाइप से। ये हमने वायर को थोड़ा जूम आउट कर लिया है बेटे, जूम कर लिया है सॉरी, ताकि हम इसके अंदर की चीजों को ढंग से एनालाइज कर पाए। ये हमने क्या लगा दी बेटे, बैटरी। स्टार्टिंग में चलो बैटरी नहीं लगाते हैं, जब हम इसके अक्रॉस, एंड्स के अक्रॉस बैटरी नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ये इसका होता है कंडक्टिंग वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये होती थी बेटे लेंथ L ऑफ द कंडक्टिंग वायर। सही बात है, हम सब जानते हैं ये मेटल का वायर है तो बोलते हैं मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर के अंदर क्या देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। सब जानते हैं मेटल्स में क्या पाए जाते हैं बेटे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर। किस पर बेटे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका, रूम टेम्परेचर आपका 25 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर 25 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये वायर
थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन का मतलब इस टाइप से अनशंट घूमते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं होती फिक्स। ये इधर भाग रहा है, ये किधर इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। तो ये जिगजैग मोशन जो होती है, ये रैंडम मोशन जो होती है, इसी को बोलते हैं बेटे रैंडम मोशन। क्लियर है बेटे? तो वायर क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन करते हैं बेटे, रैंडम मोशन। तो एक बात बताइए, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉनों को रैंडम मोशन करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है, रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है, जो कि थर्मल एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, और ये बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं बेटे, रैंडम मोशन करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर ऑलवेज मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। इसका नाम क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर से गेन होती है। इसका ऑर्डर कितना होता है बेटे, बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁵ मीटर पर सेकेंड से रैंडम मोशन करेगा। एक्चुअल में थोड़ा समझो कितना है, 10⁵ का मतलब होता है 100 के ऊपर 3 जीरो और लगा दो, यह आ गया मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो इसको 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करने पे क्या आएगा बेटे, 1000 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो थर्मल स्पीड की जो वैल्यू आती है कितनी बेटे, 100 किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत हाई स्पीड होती है। मान लेते हैं जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस, 200 किलोमीटर है, तो बेटे जयपुर से दिल्ली पहुंचने में इसको 2 सेकंड लगेंगे इलेक्ट्रॉन को, रैंडम मोशन में। आ गया समझ में? बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। हम और आम इतनी स्पीड से नहीं चल सकते। क्लियर है बेटे? तो इतनी हाई स्पीड से जब चलोगे तो पक्का एक्सीडेंट होगा। इतनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे, रैंडम मोशन करते थे, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्करें करते हैं, कॉलिजन करते हैं। अब कॉलिजन करते हैं तो इनको आगे चलने में बड़ी दिक्कत होती होगी। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है बेटे। आगे समझ में? जब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है तो इस वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। क्लियर है बेटे? तो ध्यान रखना, जब तक हम वायर में वोल्टेज नहीं लगाते हैं, कंडक्टर वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है बेटे क्योंकि जब रैंडम मोशन करते हैं तो फिक्स डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो, थोड़ा सा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो आपका जो क्यू है वो जीरो फ्लो, क्यू इधर गया, क्यू इधर गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नेट चार्ज फ्लो जीरो, कितना, कितने भी टी टाइम के अंदर चार्ज फ्लो इसमें जीरो रहता है, तो आई इक्वल टू जो होता है आपका क्यू अपॉन टी भी क्या आएगा बेटे, जीरो आता है। रैंडम मोशन की वजह से किसी फिक्स डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। इतना आपको याद रखना है। तो जब तक आप वोल्टेज नहीं लगाते हैं किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होता है, देखो बेटे, जैसे ही आप वोल्टेज लगाएंगे तो टॉपिक है अपना व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हैं, जैसे वायर को दोबारा बना लो बेटे, ये आपका वायर था इस टाइप से, ये वाला, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे इस टाइप से, ये इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया तो ये प्लस ये माइनस बी वोल्ट हो गया। तो देखो क्या होगा बेटे, ये आपका प्लस टर्मिनल बन गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल बन गया। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे थे। तो क्या वोल्टेज लगाने से रैंडम मोशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉनों की रैंडम मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना बेटे। ठीक है? तो क्या करते हैं, लेकिन क्या होता है, रैंडम मोशन करते करते ये इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेंगे इस टाइप से मधुमक्खियों की तरह, लेकिन इधर प्लस दिख गया तो क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते करते किधर जाएंगे, इफेक्टिवली प्लस टर्मिनल की तरफ मूव
करने लग जाते हैं। इधर रैंडम मोशन, मधुमक्खियों तो रैंडम मोशन करते करते प्लस की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन इधर है, इस डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, इसको ग्रुप वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है बेटे। इस डायरेक्ट उसको बोलते हैं वीडी। वीडी की क्या होती है वैल्यू? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। बहुत स्लो स्पीड से ये प्लस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है बेटे। तो ध्यान रखेंगे, वोल्टेज अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉनों की रैंडम मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ ये एक रैंडम मोशन के साथ साथ एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से धीरे धीरे मूव करने स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है बेटे, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इधर नेट चार्ज फ्लो हो जाता है। नेट चार्ज फ्लो जीरो नहीं होगा तो टी टाइम के अंदर आई कैसे निकालेंगे? Q/T। Q कुछ ना कुछ तो होगा, टी भी कुछ होगा, तो आंसर आपका क्या आएगा बेटे? नॉन जीरो, मतलब करंट फ्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्टेप से फ्लो करेंगे तो करंट किधर आएगी बेटे? करंट आपकी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है। आ गया समझ में? ठीक है बेटे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो ये रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करेंगे तो कॉलिजन तो अभी भी करते हैं, वोल्टेज नहीं लगाते तो कॉलिजन ही करते हैं, जब वोल्टेज लगा देते हैं तो भी कॉलिजन करते हैं। कॉलिजन करते करते आगे बढ़ते हैं। जब कॉलिजन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो इनको चलने में दिक्कत आएगी। इस चलने में दिक्कत को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटे। क्लियर है? तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वायर आपका गर्म हो जाता है। क्लियर है बेटे? ये एज इट इज मैंने यहाँ लिख रखा है, देखें। When a potential difference is applied, these electrons also gain a drift velocity. Drift velocity बहुत slow velocity होती है बेटे। कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड in the opposite direction to the electric current. तो drift velocity की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ध्यान रखना, थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोई करंट नहीं आती है। करंट जो आती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा किधर होती है? इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट होती है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखें, द रैपिडली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बड़ी स्पीड से मूव करते हैं। द रैपिडली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर कंटिन्यूअसली कोलाइड विद द फिक्स पॉजिटिव आयंस। अब देखो बेटे कौन कौन सी कॉलिजन होती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ तो टकराता ही है। इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर में उतने ही पॉजिटिव इमोबाइल आयंस भी होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं। नेट चार्ज मेटल कंडक्टर पे कितना होता है? जीरो होता है। ध्यान रखना, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके अंदर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है कि इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करते हैं? फिक्स पॉजिटिव आयंस या न्यूक्लियाई से कोलिजन करते हैं ऑफ द कंडक्टर लैटिस। As a result of these collision या those collisions, these collisions, the kinetic energy of the free electrons is converted into heat energy, which increases the temperature of the conductor. क्या आपको समझ आ गया यहाँ तक? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो पहले वाली लाइन ये लिख देनी है बेटे आपको। अगर समझा है कि भाई हीटिंग इफेक्ट का मेन कारण क्या है, वोल्टेज जब अप्लाई नहीं करते हैं तो करंट क्यों नहीं आती है, क्योंकि जब वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे? रैंडम मोशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से वायर के अंदर किसी फिक्स डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। जब तक चार्ज फ्लो क्रॉस सेक्शन से नहीं करेगा तो करंट उसके अंदर जीरो आती है। ठीक है बेटे? थर्मल स्पीड बहुत हाई स्पीड होती है, C/1000 होती है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/100वां भाग। क्लियर है बेटे? बहुत हाई स्पीड मानी जाती है, ध्यान रखना। जैसे ही वोल्टेज लगाते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं? ड्रिफ्ट होते हैं, तो बहुत ही स्लोली ड्रिफ्ट माना जाता है। ठीक है? जैसे ही चलते हैं करंट की वजह से करंट इधर आएगी, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटे? पॉजिटिव इमोबाइल आयन से टकराते हैं। टकराने से इन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी में हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और आपका वायर गर्म हो जाता है। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पर हीटिंग इफेक्ट का कोई यूज है क्या? बिल्कुल है। पहला क्या है बेटा यूज? हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटर
जिससे हम सर्दियों में हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन जैसे प्रेस करते हैं बेटे आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर आर वेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपसे कोई पूछे ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज करती है या उस पर बेस्ड होती है, तो आप लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जैसे उस फिलामेंट से करंट जाती है तो हीटिंग इफेक्ट होता होगा, वो टंगस्टन फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से क्या होता है उसके आसपास हीट जनरेट होती है। हीट एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करता है, लाइट एनर्जी या ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। क्लियर है बेटे? तो इलेक्ट्रिक बल्ब किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है। तीसरे क्या एप्लीकेशन है, सेफ्टी एलिमेंट्स। सेफ्टी एलिमेंट जैसे फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स को इनके प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होते हैं बेटे। सेफ्टी एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे फ्यूज वायर, जैसी एक्स्ट्रा करंट जाएगी, एक्स्ट्रा करंट जाने से क्या होता है, सर्किट ब्रेकर पिघल जाता है या फ्यूज का वायर पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, वो जलने से बच जाते हैं, उनको डैमेज होने से बचा सकते हैं, उनको सेफ्टी कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। ये तो इसके एप्लीकेशंस हो गए या ऐसे बोल सकते प्रॉफिट हो गए, एडवांटेज हो गए। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब दुनिया में जिस चीज़ के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्लियर है बेटे? भाई खाना खाने से एडवांटेज है तो ज़्यादा खाना खाने से डिसएडवांटेज भी होते हैं। सेम वैसे क्या होता है बेटे, हीटिंग इफेक्ट के भी कुछ डिसएडवांटेज पाए जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम में कैसे लिखना है बेटे? पहला है, अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट ऑलवेज गेट्स वेस्टेड एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी है, कई बार क्या होता है वो हीट एनर्जी अपने काम नहीं आती है। तो वैसे ही वायर गर्म होते हैं, मोबाइल गर्म हो रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, अपने काम क्या आ रहा है, उसके गाल थोड़ी सेकते हैं हम, या तो रोटी थोड़ी सेकते हैं, उससे थोड़ी हम सर्दी मिटाते हैं। तो मोबाइल जो गर्म हो रहा है वो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, मोबाइल की जो हीट की फॉर्म एनर्जी जा रही है वो वेस्ट जा रही है। क्लियर है? आपका CPU गर्म होता है, ATM मशीन गर्म होती है, इस हीटिंग इफेक्ट का हम कोई यूज नहीं करते हैं बेटे, तो वो वेस्ट चली जाती है, उसका बिल हमें देना पड़ता है। क्लियर है? पैसा खर्च होता है। पहला हो गया वेस्टेड एज हीटिंग एनर्जी ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला पॉइंट क्लियर है बेटे? दूसरा पॉइंट है, ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विपमेंट्स एंड वायरिंग मे गेट डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट फ्लो। जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा बेटे, ये क्या होता है बेटे, ये आपकी ट्रांसमिशन वायर है, ये वायर है, इसके अंदर कंडक्टर वायर होता है, ऊपर क्या होता है ब्लैक कलर का, ये आपका इंसुलेटर है जो हमें करंट से बचाता है। लेकिन जब ज़्यादा करंट जाएगी तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, जब करंट जाएगी तो ये जो ऊपर वाला लेमिनेशन है वो जल जाएगा। लेमिनेशन जल जाएगा तो क्या होगा, ये वायर वगैरह को डैमेज कर देगा, जला देगा इसको। क्लियर है बेटे? तो लेमिनेशन जल जाएगा तो सिस्टम भी जल जाएगा, आपके एलिमेंट्स वगैरह भी, या जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, टीवी, कूलर, पंखे, इनमें आग लग सकती है। क्लियर है बेटे? ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है बेटे, ड्यू टू एक्सेस या एक्सेसिव टेम्परेचर देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर। कई बार डिवाइसेस जल भी जाती हैं, आपने देखा होगा, गाड़ियों में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या एक्सेस करंट आ जाती है तो क्या होता है, गाड़ियों में आग लग जाती है, घर के अंदर आग लग जाती है। क्लियर है? ये आपके डिसएडवांटेज के अंदर आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेथड टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई कोई मुसीबत है तो उसका सॉल्यूशन भी दुनिया में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, बस ढूंढने वाला चाहिए। क्लियर है बेटे? तो मेथड क्या है ताकि हम इसकी हीटिंग इफेक्ट के जो डिसएडवांटेज होते हैं उनसे बच सकें। पहला नंबर 1, यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। डुप्लीकेट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो अपने अप्लायंसेज होते हैं उनको यूज ना करें, ठीक है, ओरिजिनल वायरिंग यूज करें, ओरिजिनल कंपनी की वायरिंग यूज करें बेटे। क्लियर है? मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी कंपनी से जो स्टैंडर्ड आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनको यूज करें, डुप्लीकेट सामान यूज ना करें। पहला पॉइंट। दूसरा, बाय यूजिंग फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। भाई आपको लगता है कि अपने हर बार वायर में करंट बढ़ जाती है, हर बार जल जाते हैं, तो आप क्या करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स, जिसको MCB बोलते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं बेटे। क्लियर है? आजकल MCB यूज़ होती है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग कूलिंग सिस्टम।
बाय यूजिंग कूलिंग सिस्टम फॉर एटीएम मशीन, मोबाइल, लैपटॉप एंड सीपीयू। क्लियर है बेटे? एटीएम मशीन के अंदर क्या यूज करते हैं हम? एसी लगाते हैं ताकि एटीएम मशीन ठंडी रहे बेटे। करते हैं कि नहीं करते? एटीएम मशीन को ठंडा रखने के लिए हम एसी लगाते हैं। मोबाइल में तो कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन लैपटॉप और पीसी के अंदर हम, आपने देखा होगा सीपीयू के अंदर एक पंखा चलता रहता है, वो अंदर जो एक्सेस हीट होती है उसको बाहर फेंकता रहता है ताकि आपका सीपीयू गर्म ना हो, उससे हीटिंग इफेक्ट से उसको बचा सके हम। ठीक है। कूलर अपने लैपटॉप के अंदर नीचे क्या लगाते हैं? कूलर लगाते हैं, फैन लगाते हैं ताकि वो ठंडा रहे। क्लियर है बेटे? ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं और ये टॉपिक आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें बेटे। क्लियर है? एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब आता है अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। तो हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया, हीटिंग इफेक्ट का कॉज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है, इसकी क्या क्या फॉर्मुलेज होते हैं और कैसे इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई काम दिया, एक बॉय ए है और एक बॉय बी है, दोनों को मैंने सेम काम दिया कि भाई ये चेयर है, मान लेते हैं ये चेयर है, इसको ग्राउंड से उठा के छत पे ले जाओ। ये बंदा 1 सेकंड के अंदर इस स्टूल को उठा के छत पे ले जाता है, 1 सेकंड के अंदर। और ये बच्चा उसी स्टूल को छत पे ले जाने में कितना टाइम लगता है? इसको 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो बॉय ए ने सेम काम 1 सेकंड में कर दिया, तो हम बोलेंगे इसने सेम काम कम टाइम में कर दिया, तो इस बॉय ए की मैकेनिकल पावर सबसे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। आगे समझ में? कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉय किसी काम को कितना फास्ट करता है वो उसकी मैकेनिकल पावर कहलाती है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रिकल पावर। 9th क्लास पढ़ते हैं मैकेनिकल पावर और या 10th क्लास पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ काम कौन करेगा? यहाँ काम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस करती हैं या बैटरी करती हैं चार्ज को फ्लो कराने में, या एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इनको काम करना पड़ता है। क्लियर है बेटे? इनको काम करना पड़ेगा, तो इसी को इनकी इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेट करने वाले हैं हम। ठीक है बेटे? देखें क्या है। तो एक जनरल डेफिनेशन जो पावर की होती है यूनिवर्सल, वो है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। पावर का जनरल फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हर टाइप की पावर के लिए वैलिड होता है। वर्क अपॉन टाइम, टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखो, 1 सेकेंड में जितना भी आप काम करोगे वो आपकी पावर के बराबर होगा। क्लियर है? एक डेफिनेशन तो ये हो गई जनरल पावर। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, रेट का मतलब होता है टाइम रेट, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। कितने टाइम में कितनी एनर्जी यूज हो रही है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। दैट इज हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म सच एज हीट, लाइट, मोशन और मैकेनिकल एनर्जी। कि कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट में किस रेट से कन्वर्ट करती है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो पावर का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा क्या बनेगा? P इक्वल टू जनरल फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क ही एनर्जी के इक्वल होता है, ध्यान रखना। पावर क्या हो गया बेटे? वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क को क्या लिखते हैं बेटे? पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा था, वर्क होता है बेटे Q इंटू वी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन क्या करेंगे बेटे? टाइम। तो ये क्या? अब इसमें Q अपॉन टी ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। तो P होता है W अपॉन टी, रट्टा नहीं लगाना है बेटे, फॉर्मूलेज को लिंक करके याद करते हैं। P होता है W अपॉन टी, W होता है QV अपॉन टी, ये इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है, Q अपॉन टी। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने क्या कि भाई I इक्वल टू कितना होता है? Q बाई टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था। एक नया फॉर्मूला बन गया, Q अपॉन टी को I बोलते हैं, तो फॉर्मूला बन गया V इंटू आई। तो इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले बन गए, W अपॉन टी, QV अपॉन टी
या P इक्वल टू वी आई। क्लियर है बेटे, ये लिखे हुए यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना है बेटे। समझेंगे इस टाइप से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेज को याद करना आसान होता है। रट्टा नहीं लगाना, समझ में आएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है बेटे। देखिए पावर क्या बन गया, W अपॉन टी या QV अपॉन टी या इंटू V इंटू आई लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। आगे बढ़ते हैं, 4 फॉर्मूले, 1 2 3 फॉर्मूले यहाँ बन गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर, फॉर्मूले के पावर के फॉर्मूले होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में भी यूज होते हैं बेटे। कैसे देखो, जनरल फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, ये तो जानते हैं। अब यहाँ ओम्स लॉ लगा देते हैं बेटे। हम जानते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है बेटे, I इंटू आर होता है। ये ओम्स लॉ होता है कि नहीं होता। तो ओम्स लॉ V की जगह रिप्लेस कर दो IR, तो फॉर्मूला एक और बन जाएगा P इक्वल टू कितना, V की जगह IR डालेंगे तो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला और बन गया। क्लियर है बेटे, P इक्वल टू I स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला और बना लेते हैं। इस बार क्या करते हैं बेटे, आई स्क्वायर आर बन गया, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं इधर, 2 फॉर्मूले बनेंगे, है ना बेटा, इस टाइप से। अभी हमने V को IR से रिप्लेस किया था, अब मैं I को रिप्लेस कर देता हूं। I कितना होगा बेटे यहाँ पे बताओ, इस वाले फॉर्मूले में I इक्वल टू होता है V अपॉन आर, ये भी ओम्स लॉ होता है। इसमें I को रिप्लेस कर दो B बाई आर से, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, ये भी तो फॉर्मूला है। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 1 2 और एक खुद फॉर्मूला है अपना 3। क्लियर है बेटे यहां तक। तो पावर के 2 नए फॉर्मूले इस टाइप से निकालना सीखो। ये एक तरीके से याद कराया था, P इक्वल टू W अपॉन टी, W को क्या लिखा बेटे, QV अपॉन टी, QIT को लिख दिया बेटे I, तो क्या हो गया VI। ऐसे ही अब इस VI को भी 2 पार्ट में आगे बढ़ा सकते हैं, I स्क्वायर आर और एक होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटे, इनको इसको कब यूज करते हैं, इसको कब यूज करते हैं और इसको कब यूज करते हैं, वो आगे क्वेश्चंस में सीखेंगे बेटे। क्लियर है, अभी तक 3 स्टार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इन पे पक्का न्यूमेरिकल आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बेटे इलेक्ट्रिक पावर, ये आगे लिखा हुआ है सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक हीट क्या होती है। अब कोई भी जो पावर, जिसकी पावर हाई होती है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है बेटे, आसपास हीट होती है, एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है, उसका बिल आता है। ठीक है, बिल कैसे निकालते हैं गाड़ी का या किसी भी लाइट का, वो पढ़ते हैं। हीट का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, पावर इनटू टाइम। जितनी पावर की कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना ज्यादा टाइम के लिए यूज की जाती है, जला के रखते हैं उसको, उतनी ही वो हीट जनरेट करता है, उतना ही उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। क्लियर है, देखें कैसे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हीट की डेफिनेशन पूछे तो पावर इनटू टाइम क्या कहलाती है बेटे, हीट। H इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, ये H इक्वल टू पावर इनटू टाइम है। अब पावर के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको यहां पुट कर दो, तो हीट के भी अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है बेटे, पहला फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। तो देखो बेटे क्या, एक फॉर्मूला तो कैसे बन जाएगा बेटे, यहां पहला फॉर्मूला बनेगा पावर इक्वल टू, क्या पढ़ा था आपने, वी नो दैट P इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज इनटू करंट। P को रिप्लेस कर दो VI से, तो H का फॉर्मूला क्या बन गया, VI डालेंगे क्या आ गया बेटा, VIT। स्मॉल आई कैपिटल आई से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, ये आपकी करंट ही लिख रहा हूं मैं आप। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये बन गया भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा, ये याद रखना। H इक्वल टू कितना आ गया, VIT। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला और बना लेते हैं। पावर का एक फॉर्मूला और था, भी पढ़ा था, P इक्वल टू I स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला है पावर का। तो इसकी जगह P को रिप्लेस कर दो I स्क्वायर आर से, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा H इक्वल टू, ये बन जाएगा I स्क्वायर आर टी। ये भी फॉर्मूला है कि नहीं बेटे बताओ, ये एक फॉर्मूला और बन गया, ये भी एक नया फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है बेटे। ठीक है, एक और फॉर्मूला और बनेगा, देखो कैसे, 1 2 और एक तीसरा फॉर्मूला। इस टाइप से घर पे बनाना, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर्मूले को मैं एक दूसरे से लिंक करना सिखा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूले को ऐसे याद करते हैं, ध्यान रखना।
H इक्वल टू पी इंटू टी है, P को VI से रिप्लेस कर दिया, P को I स्क्वायर R से रिप्लेस कर दिया। एक पावर का फॉर्मूला और होता है, क्या फॉर्मूला था? वी नो दैट P इक्वल टू था V स्क्वायर अपॉन R। P को V स्क्वायर अपॉन R लिखेंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, H इक्वल टू बनेगा बेटे V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। एक फॉर्मूला ये बन गया बेटा, क्लियर है? ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन गए बेटे। अगेन तीन फॉर्मूले, 1 2 और ये 3, ये तो याद रखना ही है, इस से तो निकलेंगे बाकी के 3। तो 3 फॉर्मूले जब घर पे प्रैक्टिस करें तो पहले पावर के याद करो, पावर के बाद H इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी, पावर के फॉर्मूले उठा के यहाँ डाल दो, 3 नए फॉर्मूले। इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसे याद हो जाए। मान लो फॉर्मूले भूल जाए तो इस टाइप से जनरेट कर सकते हैं और आगे लिख सकते हैं। आगे बढ़े बेटे, आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये पावर वापस लिख रहा है, मैं समझाया, ये यहाँ एज इट इज लिखा हुआ, PDF में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो पावर के जो अपने 3 फॉर्मूले थे ना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जूल ने क्या किया था, इस पे थोड़ा सा एनालाइज कर लिया था। इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कैसे देखें क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? एग्जाम पूछा जाए तो कैसे लिखोगे? Joule's law of heating. This law implies that heat produced in a resistor is number 1 directly proportional to the square of current for a given resistor. किसी भी R रेजिस्टेंस दे रखा है, मान लेते हैं ये आपका रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? R है, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट कितनी फ्लो करती है बेटे? I करंट फ्लो करती है। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं बेटे? टी टाइम के लिए फ्लो करती है। तो जूल ने बोला था कि जो इस वायर के अंदर जो हीट जनरेट होगी H, वो इसमें फ्लो करने वाली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। बेटे इस फॉर्मूले को देख के लिख देना आप तो I स्क्वायर आर टी को। करंट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटे। दूसरा क्या था? heat produced is directly proportional to the resistance of the given current. H is directly proportional क्या होती है बेटे? R होती है। तीसरा क्या है? directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. H is directly proportional to क्या हो गया बेटे? T। तो हमें क्या समझ में आया? H is directly proportional to I, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था बेटे? H इज डायरेक्टली I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और तीसरा पॉइंट लिखा था बेटे क्या? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? T। अगर हम तीनों को कंबाइंड लिखते हैं तो क्या बनेगा बेटे? ये बनेगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं यूनिटी 1। तो H का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर टी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे, बाद में इसको डायग्राम बना के न्यूमेरिकल के साथ लिख देंगे, इस बॉक्स में बंद कर देंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे देखें बेटे, अब आती है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला पता हो, किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट निकालनी हो तो बेटा एक ही तरीका है, उसका फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले को देख के उसकी यूनिट बना सकते हैं। ऊट पटांग गलत नहीं लिखनी है। तो हमने पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है W अपॉन टी। होता है कि नहीं होता? W होता है जूल और T होता है सेकेंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटे? देखो यहां से बना लेते हैं, क्या बनेगा? जूल अपॉन सेकेंड। तो क्या बन गया बेटे? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को आगे बोला गया था वॉट, WATT या W कैपिटल W से लिखते हैं। ऐसा यूनिट अगर पावर की पूछी जाए तो पावर के फॉर्मूले से निकलेगी जूल पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं वॉट। क्लियर है बेटे? 1 किलोवाट का क्या मतलब होता है बेटा? 1 किलोवाट का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है बेटे 1000, 1000 वॉट। ये भी याद रखना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में काम आएगी। और एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं यहां पर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब हीट जो थी उसकी क्या यूनिट थी बेटे, या इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट क्या है वो देख लेते हैं। ये H का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? H इक्वल टू थी पावर इनटू टाइम। तो पावर की यूनिट बताओ कितनी थी बेटे? इसकी थी वॉट, और टाइम की क्या होती है बेटे? सेकंड। तो इसको बोलते हैं वॉट इनटू सेकंड।
तो एसआई यूनिट तो क्या होती है इसकी, वॉट इनटू सेकंड। अगर एसआई यूनिट की बात करें क्या होती है बेटे, वॉट इनटू सेकंड। लेकिन जो हम एनर्जी को मेजर करते हैं वॉट इनटू सेकंड में यूज ना करके वॉट इनटू आर में यूज करते हैं। टाइम की जगह हम सेकंड की जगह आर यूज करते हैं, तो वॉट इनटू आर WH इसको यूज करते हैं बेटे। ये ज्यादातर ये वॉट इनटू आर में यूज होती है। अगर जूल में लेके आएंगे या एसआई में लेके आएंगे तो वॉट इनटू सेकंड होती है इसकी बेटे, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अभी निकाली थी उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है वो देखें। कॉमर्शियल यूनिट होती है बेटे किलोवाट आर, जिसको किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, किलोवाट आर। ठीक है, किलोवाट आर क्या होता है बेटे, 1 किलोवाट आर का क्या मतलब होता है, जैसे ये लिखा मैंने 1 किलोवाट आर, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट का मतलब क्या है बेटे, ये तो पावर हो गई। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट इनटू 1 किलोवाट आर इंटू 1 आर ही तो कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे 1 किलोवाट। तोड़ लो इसको, 1 किलोवाट तो पावर है इंटू 1 आर, 1 किलोवाट आर हो गया। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वॉट इंटू क्या होता है बेटे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं सेकंड। तो 1 किलोवाट आर को लिख सकते हैं 1000 वॉट इंटू 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितनी आती है बेटे, ये आ जाएगी आपकी 36 इंटू 10 टू द पावर 5। 2 पावर ये नहीं, 3 पावर ये नहीं, 10 पावर 5 आ गया। इसको बोलते हैं वॉट इंटू सेकंड। और वॉट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं बेटे, जूल बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और सेट करें तो इसकी 1 पावर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगी पावर 6 और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा 3.6। तो नया याद रखना बेटे, 1 किलोवाट आर का मतलब 3.6 की 10 पावर 6 जूल होता है बेटे। किलोवाट इंटू सेकंड जूल के बराबर होता है, जो अभी बताया था मैंने। क्लियर है। 1 किलोवाट आर कितने जूल के बराबर होता है बेटे, 3.6 10 पावर 6 जूल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 336 इंटू 10 पावर 5 वॉट इंटू सेकंड या जूल। क्लियर है बेटे यहाँ तक। 1 किलोवाट आर को हम अपनी कॉमर्शियल यूनिट में 1 यूनिट बोलते हैं। जो घर में आती है ना भाई 100 यूनिट बिजली यूज हो गई, तो 100 यूनिट मतलब यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आर को 1 यूनिट बोलते हैं। अगर आपने 2 किलोवाट आर यूनिट कर ली यूज, 2 किलोवाट एनर्जी यूज कर ली, तो कितनी यूनिट यूज कर लिए बेटे, 2 यूनिट आपने यूज कर लिया। किसी ने 100 किलोवाट आर यूज कर लिया, इसका मतलब 100 यूनिट उसका बिल आएगा बेटे। क्लियर है। तो 1 किलोवाट आर को हम 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 यूनिट कितनी एनर्जी के बराबर होती है, 3.6 10 पावर 6 जूल के बराबर होती है। एक और होती है बेटे, इसकी हायर ऑर्डर में होती है पावर 1 HP। HP मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर वॉट से भी बड़ी यूनिट होती है, ये पावर की यूनिट है बेटे, है ना। पावर की यूनिट एक्स्ट्रा पावर की यूनिट है। 1 HP का मतलब होता है 746 वॉट। क्लियर है। जितनी भी मोटर होती हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स, वो HP में आती हैं बेटा। हॉर्स पावर के अंदर उनकी पावर को मेजर किया जाता है, बड़ी पावर को मेजर करते हैं। क्लियर है। आई थिंक समझ आ गया होगा बेटे। आप क्या करते हैं, इसमें क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखें बेटे, फिजिक्स के पोर्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, और चैप्टर नंबर 9 जो आपका है लाइट, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, दोनों से न्यूमेरिकल आएंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको, न्यूमेरिकल पोर्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैंने CPP 7 के अंदर आपके NCERT के एग्जाम्पल्स को उठाया है। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे, डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार। देखें बेटे क्या है, पहला क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 11.10, NCERT खोल के देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटे, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, 840 वॉट व्हेन, पावर दे रखी है बेटे, व्हेन हीटिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट। किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन को मैक्सिमम रेट से एनर्जी यूज करने दे रहे हैं, तो कितनी पावर ले रही है बेटे, वो 840 वॉट है। ठीक है, इतनी पावर है। एंड 360 वॉट ये पावर कंज्यूम कर रही है व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। हम कम ज्यादा कर सकते हैं उसकी रेट को।
द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, घर में आता है 220 वोल्ट, वोल्टेज तो फिक्स है बेटा, दोनों केसेस में वोल्टेज फिक्स है। दो केस है, एक केस में वो मैक्सिमम रेट से एनर्जी को यूज कर रही है और एक केस में वो मिनिमम रेट से 360 वॉट पे मिनिमम रेट से एनर्जी को यूज कर रही है। दोनों केसेस में अप्लाइड वोल्टेज कितना है बेटे उस आयरन के अक्रॉस 220 वोल्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस, एक तो करंट पूछी गई है और रेजिस्टेंस पूछा गया है दोनों केसेस के अंदर। तो दोनों केसेस को वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट देखें बेटे, केस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन आपकी जो हीटिंग है, आपकी नहीं आयरन की हीटिंग, हीटिंग किस पे बेटे, मैक्सिमम रेट पर है, मैक्सिमम रेट है भाई। मैक्सिमम रेट में आपको पावर कितनी दे रखी है बेटे, P इक्वल टू दे रखी है कितनी 840 वॉट और वोल्टेज कितना है बेटे V इक्वल टू दे रखा है 220 वोल्ट, ये तो सेम है दोनों में। क्या पूछा गया है, करंट और रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो P और V पता हो सबसे पहले करंट निकाली जाती है, वी नो दैट। फॉर्मूला क्या है बेटे बताओ करंट का, पावर का फॉर्मूला लगा तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो यहां से देखो I का फॉर्मूला बन जाएगा बेटे P अपॉन V, कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल से फॉर्मूला लगाना है। देखो इसमें वोल्टेज और पावर दे रखी थी, करंट निकाले, P इक्वल वी आई फिट बैठ रहा है, लगा दो इसको। तो पावर कितनी है बेटे 840 और वोल्टेज कितना है बेटे 220, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, दो से कैंसिल आउट कर लो इसको बेटा। 42 अपॉन कितना है बेटे 11, 42/11 को आराम से डिवाइड कर सकते हैं, घर पे कर लेना बेटा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 3.82 एम्पियर। ये आपकी थोड़ी फ्रैक्शन में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आंसर को बॉक्स में यूनिट के साथ लिखना, नंबर कट जाएगा वरना। एक तो ये आंसर आ गया, और क्या पूछा गया था इसमें, ये तो आ गया आपका पहला आंसर आ गया इसके अंदर भाई। दूसरा पूछा गया है कि पहले केस में आप रेजिस्टेंस बताइए। अब ओम्स लॉ लगा दो इसमें। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दो, V इक्वल टू आई आर। तो बताओ बेटे यहां से I का R का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आई। वोल्टेज कितना है बेटे 220 और I कितनी आई, ये I है, तो पहले I निकालनी पड़ेगी तभी आएगा वो रेजिस्टेंस। तो I कितना है बेटे 3.82, ये दो जीरो ऊपर बढ़ा लेना और इसको सॉल्व करना है बेटा, है ना। घर जाके आराम से उसको डिवाइड करेंगे तो इसकी थोड़ी सी तो टिपिकल सी वैल्यू है 57.60 ओम, ये इसका आंसर निकल के आएगा, घर पे चेक कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। ये पहला केस सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे केस पर। दूसरे केस में क्या बोला है बेटे, केस 2, व्हेन हीटिंग, हीटिंग किस रेट पे है बेटे, मिनिमम रेट पे है बेटे, मिनिमम रेट पर पावर कंज्यूम हो रही है भाई। मिनिमम रेट में आपको पावर कितनी दे रखी है, P इक्वल टू 360 वोल्ट। क्वेश्चन को ढंग से समझे बेटे, 360 वॉट दे रखी है और वोल्टेज कितना है बेटे, वोल्टेज तो आपका 220 वोल्ट ही दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, पहले क्वेश्चन में निकालना था आपको करंट की वैल्यू। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला लगाओ, वी नो दैट P इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई। तो यहां से करंट की वैल्यू निकल के आएगी I इक्वल टू, छोटा आई बड़ा आई से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, I हो गया बेटे P अपॉन V, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी है बेटे 360 अपॉन वोल्टेज कितना है बेटे 220, सॉरी ये दे रखा है 220, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा और सॉल्व करो बेटे, 18/11, 18/11 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1.64। घर पे डिवाइड कर लेंगे आराम से, तो आपकी जो करंट निकल के आएगी 1.64 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। घर पे सॉल्व करेंगे बेटे, इसको जाके आराम से डिवाइड कर लेना 11 से। देखो एग्जैक्ट जाते तो मैं यही डिवाइड कर देता, घर पे जाके डिवाइड कर सकते हैं, अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, ये आपको काम करना है। दूसरा देखें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस भी पूछा गया है। अब आर कैसे निकालोगे, वही ओम्स लॉ से, V इक्वल टू क्या करेंगे आई आर। देखो मैं फॉर्मूला प्रॉपर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको भी लिखना है। V इक्वल टू आई आर है, तो यहां से बताओ R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, V अपॉन आई। वोल्टेज कितना दे रखा था 220 अपॉन आई कितना है बेटे, ये आगे करंट 1.64। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा 134.5। मैंने लिख रखा है आंसर इसका, ठीक है।
इसका आंसर आएगा बेटे कितना, 134.15 ओम। आप घर जाके इसको सॉल्व करेंगे, हमने टाइम को बचाया है थोड़ा सा, ठीक है बेटे। नीचे देखो यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। 134.5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटे। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11.11। क्या लिखा हुआ है बेटे इसके अंदर, 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल क्या दे दिया बेटे, एच दे दिया, तो सीधा लिखिए, साथ साथ लिख दिया अगर एच इक्वल टू कितना है बेटे, 100 जूल इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब टाइम कितना आ गया बेटे, 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। इन 4 ओम रजिस्टर, आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 4 ओम, तो आर को भी लिख लो कितना है बेटे, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अब देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है बेटे, V निकालना है, ये गिवन, और ये निकालना है, ये लिख लो सबसे पहले। एक बात बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आई और से निकालेंगे, निकालेंगे बताओ। आपको आर पता है, सब कुछ पता है, आई पता नहीं है। आई पता होती तो मैं अभी निकाल देता वी आई आर करके, तो मैं आई निकालनी पड़ेगी। आई कैसे निकालोगे, इस एच के फॉर्मूले से निकलेगी, हीट के फॉर्मूले से आप आई निकालेंगे, आई की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हीट दे रखी है बेटे, तो एक बात बताओ, इस फॉर्मूले से हीट का फॉर्मूला निकालो ना। हीट क्या होती है बताओ, वी नो दैट एच इक्वल टू होती है आई स्क्वायर आर टी। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि करंट गिवन है, करंट सर एच गिवन है, करंट निकालनी है, आर गिवन है, टी गिवन है, सारे नॉन है, आई नहीं पता, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। वी स्क्वायर अपॉन आर टी थोड़ी निकलेगा, वी तो वैसे ही पता नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटे, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, एच उस फॉर्मूले से भी निकल सकती है वैसे तो, ध्यान रखना, वी स्क्वायर अपॉन आर टी से भी निकाल, आर से निकाल सकते हैं ना। तो यहां से देखो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, एच अपॉन आर टी, वैल्यू डालें बेटे, आई स्क्वायर सॉल्व करो सबसे पहले। एच कितना था 100 जूल, अपॉन आर कितना बेटे 4, टाइम कितना 1, तो निकल के कितना आ गया बेटे 25। तो 25 का रूट लेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 5 एम्पियर। ये भी पूछा जा सकता है, ये स्टेप मार्किंग है बेटा, ठीक है। 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस के अंदर। अब इस 5 एम्पियर की वैल्यू उठा के कहाँ डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो V इक्वल टू आई कितना है बेटे 5 एम्पियर, आर कितना है बेटे 4 ओम, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है भाई, सॉरी याद नहीं रखना है, बॉक्स में बंद करके एग्जाम में लिखना है, हर चीज याद नहीं रखनी है। ओके जी, आगे बढ़े क्या। सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस को लगाना ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाती है। एच गिवन लिख लो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूले में क्या है क्या नहीं है और कौन सा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है उसको यूज कर सकते हैं। कोई बाहर से तो आएगा नहीं क्वेश्चन, जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा, कह रहे बेटे, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 11.2, ये भी आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है भाई। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। क्या दे रखा है बेटे बताओ, यहां पर वोल्टेज दे रखा है बेटा, V इक्वल टू जनरेटर का वोल्टेज कितना है वोल्ट, ये दे दिया। द करंट इज I कितना दे रखे बेटे, जनरेटर से कितनी करंट आ रही है 0.50, आधा एम्पियर करंट आ रही है भाई। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, जनरेटर से बल्ब को जला रहे हैं, क्या बेटे, जनरेटर कितना वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट, करंट कितनी आ रही है बल्ब में 0.50 एम्पियर, आधा एम्पियर आ रही है। आपसे पूछा गया है पावर ऑफ द बल्ब बताइए, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटे, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट V I और P, I और V की फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, सबसे सिंपल फॉर्मूला P इक्वल टू कितना होता है V इंटू आई, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बस P इक्वल टू V कितना है बेटे 220 इंटू करंट कितनी बेटे 0.50, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 220 इंटू 0.5 है तो इसको 50 लिख लो बेटे, डिवाइड बाई 100 कर लो, 2 पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगा दो,
ये 2 जीरो क्या हो गई, इसकी कैंसिल आउट हो जाती है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 इंटू 5। 22 इंटू 5 की जो वैल्यू होती है वो 1110 होती है बेटे, वॉट में आपका आंसर आ गया, ऐसा यूनिट। ये बॉक्स में लिखने की आदत डालनी है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बताइए जो बल्ब है उसकी पावर कितनी है बेटे, वो 110 वॉट का बल्ब है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा 100 वाट, 150 वाट, 110 वाट, ऐसे ही बल्ब आते हैं अपने। आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 11.13। क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है कि भाई घर में अपने घरों के अंदर बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक महीने का 30 दिन का बिल कैसे आता है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखें। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, आ सकता है। कॉमर्शियल यूनिट कैसे निकालते हैं देखो समझो। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, भाई घर में 400 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे एक दिन में वो रेफ्रिजरेटर आपका यूज होता है, चलता है, भाई एनर्जी खा रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डे, 30 दिन का हमें बिल निकालना है एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है बेटे, 1 यूनिट। एक यूनिट का कितना खर्चा है, 3 रुपए पर यूनिट। बहुत सस्ती यूनिट है, आज इतनी कम नहीं है, बहुत छोटी यूनिट है भाई, बहुत सस्ती बिजली आ रही है यहाँ पर। तो एक यूनिट का जो बिल है कितना है बेटे, 3 रुपए लगेंगे। जितनी यूनिट आएंगी 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटे, कितना बिल आएगा। बिल निकालना है कितना आएगा। ओके जी, तो देखें सबसे पहले हमें ये निकालना होता है कि कितनी यूनिट 30 दिन में खाएगा। ओके, यूनिट पता चल गई, पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका बिल आ जाएगा। ठीक है जी, देखें रेफ्रिजरेटर की जो पावर है वो कितनी दे रखी है बेटे, बताओ। वी नो दैट पावर इक्वल टू कितनी है, 400 वॉट दे रखी है। कितने टाइम के लिए यूज होता है बेटे, वो टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 आवर पर डे, 8 घंटे पर डे यूज हो रहा है। और आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटे, RS 3 रुपए, 3.00। तो टोटल बिल निकालना है भाई, क्या निकालना है, टोटल बिल कितना होगा ये पूछा 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन समझ आ गया क्या? तो देखें बेटा को सॉल्व करते हैं भाई। तो पहले किलोवाट आवर निकालो कितने आते हैं, किलोवाट आवर इक्वल टू कितने किलोवाट आवर आते हैं, मतलब यूनिट कितनी बनती है। कितने किलोवाट का है बेटे, 400 किलोवाट का है, तो क्या लिखेंगे 400 वॉट का है, तो 400 वॉट लिख लिया मैंने यहां पर, 400 वॉट पावर हो गई। इनटू टाइम कितना है बेटे, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, 8 घंटे यूज करते हैं उसको। इनटू क्या कर लो बेटे, 8 आवर, 8 आवर 30 डेज के लिए, इनटू 30, इनटू 30 डेज, इस टाइप से। अब इसको हम क्या करें, किलोवाट आवर में निकाल लेते हैं। तो टोटल मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, किलोवाट आवर इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 कितना होता है 32, 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 क्या करेंगे बेटे 96। तो कितना आ गया बेटे 96, और ये 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 96 वॉट इंटू आर आ गया बेटे। क्लियर है? अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो 96 इंटू 10 पावर 3 वॉट इंटू आर, इसको लिख सकते हैं बेटे किलो। 10 पावर 3 को क्या बोलते हैं, 1 किलो, तो इसको लिख देंगे 96 किलो वॉट आर। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ गई बेटे, 96 किलोवाट आवर का मतलब होता है 96 यूनिट। तो आगे बेटे नंबर ऑफ यूनिट कितनी है बेटे, 96 हो गए बेटे। आ गया समझ में, 96 यूनिट खा रहा है एक महीने के अंदर रेफ्रिजरेटर। तो बिलिंग कैसे करेंगे बेटे, तो अगर बिल निकालना मुझे, एक यूनिट का जो खर्चा है वो 3 रुपए है, तो एक महीने का टोटल बिल निकालेंगे कैसे बेटे, टोटल बिल इक्वल टू निकालेंगे 96 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आएगा 288 रुपए आएगा बेटा ना, ये आ जाएगा आपका RS, रुपए में लिखना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस टाइप से गिवन क्या है और उसको किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो याद रख लेना।
96 किलोवाट आवर आ गई। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, तो 96 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 96 यूनिट हो गई। 1 यूनिट 3 रुपए खर्च करते हैं भाई, एक 3 रुपए है बिल, तो 96 यूनिट का बिल कितना आएगा, 288 रुपीज बिल आएगा। क्लियर है। एक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे चलाते हैं 3 रुपए की रेट से, तो आपका एक महीने का 288 रुपए बिल आता है। क्लियर है बेटे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से और एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या दे रखा है बेटे, आयरन का जो रेजिस्टेंस है कितना है बेटे, 20 ओम दे रखा है। टेक अ करंट ऑफ आई कितना है बेटा इसके अंदर, 5 एम्पियर दे रखा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप, टी कितना दे रखा है, एच की वैल्यू आपसे पूछी गई है कितने टाइम में, 30 सेकेंड में पूछी गई है। सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगेगा बेटे बताओ, इसमें फॉर्मूला लगेगा H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, लगा दो। इसमें है क्या, आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो H इक्वल टू, क्योंकि बेटे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 5 स्क्वायर कितना 25, आर कितना दे रखा है 20, टी कितना दे रखा है बेटे आपका 30 सेकेंड, तो 25 2 जा 50 और 53 जा 150, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 150 इंटू 00 और लगेंगे बेटे, ये आ गई आपकी जूल। जूल में लिखना हो तो ये आंसर आ गया भाई। अब 10 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो, तो इसको एच ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन मिल सकता है, 15 इंटू 10 पावर 3 जूल, तो बेटा 10 पावर 3 की जगह लिख दो किलो, तो आंसर आ जाएगा बेटा 15 किलो जूल, ये भी आपका आंसर। क्लियर है बेटे। आई थिंक आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से करें। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलते हैं उनको आज ही जाके करना है, और अपने जितने भी फ्रेंड दोस्तों के दोस्त, फैमिली फ्रेंड जितने भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबको अपने यूट्यूब का लिंक शेयर करें, ताकि इतने अच्छे प्रोग्राम का वो भी प्रॉफिट उठा सकें। ये आपको फेवर करना पड़ेगा, ताकि ईवर्धम टीम आपके लिए अच्छे से काम करे। आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा तो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बस प्रमोट करना है। क्लियर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्लियर है बेटे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।